हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट वाज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अपन ने इंट्रोडक्टरी टॉपिक अभी स्टार्ट करा था, जिसके अंदर अभी तक जो लास्ट लेक्चर तक अपन ने डिस्कस करा दैट वाज सेल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपन ने डिस्कस करी थी। साथ ही साथ अपन ने कैटेगरीज ऑफ गुड्स को डिस्कस करा था, जिसके अंदर अपन ने मेजरली 3 कैटेगरीज में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था। दैट इज योर एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब हो जाता है जो गुड्स आपके टाइम यानी सेलर के पास है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज मेड। फ्यूचर गुड्स जो सेलर एक्वायर करेगा, आपने फ्यूचर में वो चीज को एक्वायर करना या मैन्युफैक्चर करना है। एंड लास्ट आपके लिए जो बताया गया था दैट वाज कंटिंजेंट गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जिनका आना या नहीं आना यानी होना या नहीं होना इज डिपेंडेंट अपॉन सम फ्यूचर कंटिंजेंट इवेंट। सो ये 3 कैटेगरी मेजर अपन ने डिस्कस करी थी। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर अपन ने डिस्कस करा था दैट देयर इज फर्स्ट काइंड ऑफ कैटेगरी दैट इज स्पेसिफिक गुड्स, जो अपन ने आइडेंटिफाई करके फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा। सेकेंड कैटेगरी इज योर असर्टेन गुड्स, जिसके अंदर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद गुड्स का आइडेंटिफिकेशन करा। एंड योर थर्ड कैटेगरी इज योर अनअसर्टेन गुड्स, जिसका मतलब ये हो जाता है जिसको अभी तक आपने आइडेंटिफाई या सेपरेट नहीं करा फॉर द बायर। ये 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स डिस्कस करे थे। साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा था 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी, जिसके अंदर था पहला एक्चुअल डिलीवरी, सेकेंड था आपके लिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरा था आपके लिए सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकली गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर इट वाज द डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, दैट मींस आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं बाय एक्नॉलेजमेंट, दैट इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट हो रहा है बाय अ थर्ड पार्टी की वो पहले गुड्स होल्ड कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, अब वो गुड्स होल्ड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बायर। और लास्ट अपन को बताया गया था दैट वाज सिंबॉलिक डिलीवरी, जहां पर गुड्स आर बल्की दैट इज बिग एंड कैन नॉट बी फिजिकली हैंडेड ओवर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो उसमें आप सिंबॉलिक ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने डिस्कस करा कार की कीज आपने हैंड ओवर कर दी टू द बायर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। आज अपन को बताया जाएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, पहले अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला जो कंटेंट है थ्योरेटिकल कंटेंट उसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दैट इज अलाउ ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड यहां पर जस्ट प्रूव्स ओनरशिप, यानी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट होंगे। एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के अंदर ये हो जाएगा कि आपके पास ऑथराइजेशन है उस गुड्स को होल्ड करने का या ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूज फॉर टेकिंग डिलीवरी और फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स, एंड वहां पर फॉर शोइंग ओनरशिप इन रिकॉर्ड्स। ट्रांसफरेबल होते हैं एंड यहां पर नहीं होंगे। लीगल वैल्यू रिकॉग्नाइज अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द एक्ट, ये अलग से आपका ओनरशिप से रिलेटेड एक्ट्स जो एप्लीकेबल है वो लगेंगे। एग्जांपल, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस रिसीट, रेलवे रिसीट जो अपन ने कल भी पढ़ा था। एंड यहां पर आपका इनवॉइस, सेल डीड और टाइटल डीड, जिससे आपकी ओनरशिप शो हो रही है। अब इसकी रीडिंग लगाते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप एक से ज्यादा मोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, दैट इज रेलवे, शिप्स या एयरक्राफ्ट या शिप, यानी मल्टी मॉडल अगर आप ट्रांसपोर्ट मीडियम को यूज कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer, यानी इससे आपको परमिशन मिलती है या एक तरीके से कह सकते हैं ऑथराइजेशन मिलता है टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स रिप्रेजेंटेड देयर बाय। फीचर्स हो जाते हैं, सबसे पहला रिप्रेजेंट्स पोजेशन एंड कंट्रोल, whoever holds the document is considered to have control over the goods, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी रहते हैं ये। लीगल इफेक्ट, पोजेशन ऑफ द गुड्स इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो ऐसा माना जाता है आपके पास ऑथराइजेशन है उन पर्टिकुलर गुड्स को होल्ड करने का, एसेंशियल इन कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताया गया बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल।
सिंपल सेंस में अपन ने डिस्कस करा था, सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ट्रांसफर फ्यूचर डेट के अंदर होता है। आज आप एग्री कर रहे हो सेल करने के लिए, यानी हो सकता है डिलीवरी 1 महीने बाद हो या दोनों चीजें, यानी पेमेंट डिलीवरी दोनों ही 1 महीने बाद हो। अभी आपने एडवांस लेकर बुकिंग कर ली, दैट इज योर एग्रीमेंट टू सेल। अब पढ़ते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली, एंड वहां पर यानी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, यानी एक कंडीशन, मोस्टली कंडीशन होती है पेमेंट से रिलेटेड ही, कि अगर पेमेंट हो गया 1 महीने बाद तो मैं आपको ये सामान डिलीवर कर दूंगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहां पर इमीडिएटली हो जाती है, टेक्स प्लेस इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and transferred at a future date or on a condition being fulfilled. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन उन्होंने पूरी कर दी, एंड यहां पर एग्जीक्यूटरी यानी अभी किसी एक पार्टी की या दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस अपना बाकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस अपन ने इनिशियल चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस करा था। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो उन्होंने पूरी कर दी। एग्जीक्यूटरी के अंदर उन्होंने या दोनों पार्टीज ने या किसी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा। रिस्क ऑफ लॉस, बायर बेयर्स द रिस्क ऑफ लॉस एज द ओनरशिप हैज पास्ड, एंड यहां पर सेलर बेयर्स द रिस्क सिंस द ओनरशिप इज येट टू पास, यानी अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर का रिस्क रहेगा। राइट टू सेल अगेन, सेलर कैन नॉट सेल द गुड्स अगेन, रीजन बीइंग सेल कंप्लीट हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर कैन सेल द गुड्स अगेन, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, बायर कैन स्यू फॉर डैमेजेस एंड क्लेम द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर मान ली गई, सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए था। एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, गुड्स को क्लेम नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब अपन ने समझा ऐसा इंसान जो अपने डेट्स का रीपेमेंट या डेट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा। इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स, एंड इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, सेलर कैन रिटेन द गुड्स, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ मोस्टली एग्रीमेंट टू सेल के केस में। Insolvency of seller, if seller becomes insolvent, buyer can claim goods from official receiver, यानी अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर ने पेमेंट कर रखा है, तो बायर ऑफिशियल रिसीवर से अपने गुड्स क्लेम कर सकता है। इफ सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस जो उसको हुए, क्योंकि हो सकता है अभी तक उसने पूरा पेमेंट नहीं किया हो। एग्जाम्पल, ए सेल्स बी 100 bags of wheat and delivers them, ownership is transferred. A agrees to sell 100 bags of wheat next week, ownership is not yet transferred, यानी अभी तक ओनरशिप यहां सेकंड केस के अंदर ट्रांसफर नहीं हुई। नेक्स्ट आपको बताया गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली अपन को सेम एलिमेंट्स मिलेंगे जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन को बताए गए थे। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसा अपन ने डिस्कस करा था, टोटल 11 पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर अपन को बताया गया था, सेक्शन 10 वहां पर एप्लीकेबल था। सो मोस्टली कुछ एसेंशियल्स जो वहां पर अपने लिए थे ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो यहां पर भी होंगे, दैट इज इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ एसेंशियल्स के अंदर सबसे पहली चीज जो अपन को बताई गई है दैट इज टू पार्टीज, दैट इज वेरी वेल ऑब्वियस, एक बायर होगा एंड एक सेलर होगा। बायर सेलर की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। टू पार्टीज, देयर मस्ट बी सेलर एंड अ बायर, कैन नॉट बी द सेम पर्सन। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट इज प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए तभी सेल कंप्लीट माना जाएगा। द मेन पर्पस इज टू ट्रांसफर ओनरशिप, नॉट जस्ट पोजेशन, क्योंकि सिर्फ अगर पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके केस में आपका बेलमेंट होगा, सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा। गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिलेट टू मूवेबल गुड्स ओनली, इमूवेबल आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर कवर किया जाता है, तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सिर्फ मूवेबल चीज को आप इंक्लूड करेंगे। प्राइस, दैट इज कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा। द ट्रांसफर मस्ट बी फॉर अ प्राइस, दैट इज मनी कंसिडरेशन। लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, इफ देयर आर एनी, इट मे बी ओरल, रिटन, इम्प्लाइड और पार्टली ओरल एंड पार्टली रिटन। पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, बोथ बायर एंड सेलर मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
तीन कैटेगरी ऑफ पीपल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आ जाता है माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और तीसरी कैटेगरी जो आपको बताई जाती है दैट इज पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये तीन कैटेगरी के अलावा अदर देन दैट एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। Free consent, the contract must be made with free consent of both the parties. Legal object होना चाहिए, that is the object. Sale of goods must be lawful and not forbidden by law. Drugs की अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर आप जो चीज के लिए डीलिंग करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट लॉफुल, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी लॉ में मना किया हुआ है। डिलीवरी होनी चाहिए, दैट इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, देयर मस्ट बी डिलीवरी और एग्रीमेंट टू डिलीवर गुड्स, यानी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एग्रीमेंट टू डिलीवर आपका गुड्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला सेल एंड बेलमेंट। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बेलमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। वापस सेल के केस में गुड्स रिटर्न नहीं किए जाते मोस्टली अनटिल अनलेस दे आर डिफेक्टिव, एंड बेलमेंट के अंदर पर्पस पूरा होते ही गुड्स वापस ओरिजिनल ओनर को दे दिए जाते हैं। कंसिडरेशन सेल के केस में होना असेंशियल है, एंड बेलमेंट के केस में बेलमेंट के केस में ग्रेटिटियस बेलमेंट के केस में अपन कह सकते हैं कंसिडरेशन होना असेंशियल नहीं है। बेलमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। सो ये तीन डिफरेंस आपको यहां पर बताए गए। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप इन गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर परमानेंटली and ownership does not pass, only the possession is transferred temporarily, यानी कुछ समय के लिए पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है, वो समय पूरा होते ही वापस आप पोजेशन ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स आर नॉट रिटर्न बाय बायर आफ्टर सेल एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स, बेलर एक्सपेक्ट्स रिटर्न ऑफ द सेम गुड्स आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड, यानी जो सामान उसने दिया वो सामान उसको वापस मिलना चाहिए। कंसिडरेशन, बायर पेज द प्राइस फॉर द गुड्स, बेलमेंट में भी ग्रेटिटियस जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताया गया बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जहां पर हेवी मशीनरी या इक्विपमेंट्स को आप यूज करते हैं बाय पेइंग अ फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट दैट इज यूजुअली हायर अमाउंट। वो इंस्टॉलमेंट पूरी होने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो वापस ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर सकते हैं। सेल के केस में मोस्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंडीशनल ट्रांसफर नहीं होता, अनकंडीशनल ट्रांसफर मोस्टली यहां पर होगा। गवर्निंग लॉ, इधर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वहां पर गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद एन ऑप्शन टू परचेज, यानी आपका जो हायर परचेज पीरियड होता है उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकते हैं। ओनरशिप passes to the buyer immediately and ownership passes after the payment of all installment and exercising option, यानी आपने सारा इंस्टॉलमेंट का जो भी प्रीमियम था वो पे कर दिया, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहें तो परचेज करें, आप चाहें तो नहीं करें। राइट टू रिटर्न, बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स एंड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द गुड्स। राइट टू डिस्पोज, बायर कैन रीसेल, प्लेज एंड ट्रांसफर द गुड्स। हायरर यानी अभी तक जब तक आपने परचेज नहीं करा, आपने हायर परचेज पे गुड्स को यूज कर रहे हो बाय पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट, कैन नॉट रीसेल द गुड्स एज ही इज नॉट द ओनर। रिस्क ऑफ लॉस, बायर बेयर्स द रिस्क आफ्टर द सेल, यहां पर ओनर बेयर्स द रिस्क अंटिल द ओनरशिप ट्रांसफर, यानी जब तक हायर परचेज जिसको आपने गुड्स दे रखा है वो परचेज का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर लेता, तब तक जिसका सामान है उसी की रिस्क रहेगी। एंड सेल के केस में बायर की रिस्क रहेगी क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। डिफॉल्ट इन पेमेंट, सेलर कैन sue फॉर प्राइस एंड रिकवर डैमेजेस, ओनर कैन रीपोजेस गुड्स एंड मे फॉरफीट द प्रीवियस पेमेंट, यानी जो पेमेंट आपके पास आया वो आप लैप्स कर देंगे एंड अपना गुड्स आप वापस क्लेम कर देंगे, क्योंकि हायर परचेज के केस में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सेल के केस में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई एंड अब बायर पेमेंट देने से मना कर रहा है, तो बायर के ऊपर आप केस कर सकते हैं एंड डैमेजेस को रिकवर कर सकते हैं। राइट ऑफ रीसेल, बायर कैन रीसेल द गुड्स इवन बिफोर फुल पेमेंट एंड हायरर कैन नॉट रीसेल द गुड्स एज ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड।
सेल के केस में क्योंकि बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वो रीसेल कर सकता है। हायर परचेज के अंदर जब तक आपने ओनरशिप का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा तब तक आप रीसेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बारे में बताया गया है। अ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स इमीडिएटली आफ्टर द सेल। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के अंदर आपको बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर इज एन एग्रीमेंट वेयर वन पर्सन एग्रीज टू डू सम वर्क और अप्लाई देयर स्किल टू द मटेरियल ओन्ड बाय अनदर पर्सन। यानी अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आ रहे हो कोई काम करने के लिए जिसमें मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस के अंदर वो सेपरेट माना जाएगा क्योंकि ओनरशिप मटेरियल की ओनर के पास है एंड जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेकर आ रहा है काम करने के लिए उसके पास एज सच कोई ओनरशिप नहीं है उन पर्टिकुलर गुड्स की जो सप्लायर को जो उसको सप्लाई की गई है, फॉर विच दे आर पेड वेजेस और रेम्यूनरेशन। द ओनरशिप ऑफ मटेरियल डज नॉट ट्रांसफर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है contract of sale, how it is made. According to section 5 clause 1, a contract of sale may be made by any of the following modes. Contract of sale is made by offer to buy or sell goods for a price and acceptance of such offer, यानी offer acceptance हो गया। There must be immediate delivery of goods or there must be immediate payment of price, but it may be agreed that the delivery is to be made on some future date, यानी आप agreement to sale भी कर सकते हैं। There may be immediate delivery of goods and immediate payment of price. It may be agreed that delivery or payment or both to be made in installment. वो डिपेंड करता है बायर और सेलर के ऊपर। वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट एंड डिलीवरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो इमीडिएटली डिलीवरी एंड पेमेंट कर सकते हैं, वो चाहे तो कोई भी एक चीज फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आपको बताई गई एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स जो आपके पास दैट इज सेलर के पास है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज मेड, एंड फ्यूचर गुड्स जो आप एक्वायर करेंगे फ्यूचर डेट के अंदर ताकि आप उसको बायर को ट्रांसफर कर सके। अब आपको कंडीशंस या सिचुएशंस बताई गई है, अगर गुड्स खराब हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद बट डिलीवरी से पहले, तो उस सिचुएशंस में क्या किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बताया गया है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर गुड्स खराब हो गए एंड आपको पता चल गया तो आप वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। इफ द गुड्स हैव पेरिश्ड और बिकम होली अनफिट फॉर द पर्पस before the contract of sale is made, then the contract is void. This means no contract comes into existence if the goods do not exist at the time when the contract is made. Second, goods perishing before sale but after agreement to sale, जिसके अंदर आपको बताया जाता है आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, डिलीवरी हो सकता है आप फ्यूचर डेट पे करने वाले हो, डिलीवरी होने से पहले बट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो क्या होगा। इफ स्पेसिफिक गुड्स पेरिश विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल इज मेड बट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। और लास्ट आपको बताया गया है पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक the destruction of such goods would amount to supervening impossibility. supervening यानी subsequent impossibility, यानी contract होने के बाद जो impossibility arise हुई and the contract shall become void. A agrees to sell 100 bags of wheat to be from his next crop due to drought यानी सूखा. The entire crop fails. Since the goods never came into existence, the contract becomes void due to impossibility. नेक्स्ट आपको बताया गया है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, दैट इज सेक्शन 9, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अपन ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, दैट इज प्राइस का पेमेंट होना चाहिए फ्रॉम द बायर टू द सेलर, क्योंकि सेलर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है टू द बायर। अब किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन की जाएगी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो अपन को बताया गया है। The price in contract of sale may be fixed by the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम ही आपने प्राइस फिक्स कर दी।
लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड दैट इज बाय थर्ड पार्टी, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट प्राइस क्या होगी वो एक थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, जिसको अपन यूजुअली बोलते हैं आपका वैल्यूअर. डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड द बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है एंड प्राइस फिक्स आपने नहीं करी तो रीजनेबल प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी. अब रीजनेबल प्राइस क्या होती है वो यहां पर अपन को एग्जांपल के थ्रू बताया गया. इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस दैट इज मार्केट वैल्यू, क्वालिटी एक्सेट्रा. ए एग्रीज टू सेल अ मशीन टू बी बट नो प्राइस इज फिक्स्ड. If A usually sells the same machine for 50,000, the amount may be treated as the reasonable price. Next, agreement to sell at valuation by a third party, जिसको अपन बोलते हैं वैल्यूअर, जहां पर पार्टीज मिलकर एक वैल्यू पे अराइव नहीं आ पाती, तो उस केस में आप एक थर्ड पार्टी दैट इज एक्सपर्ट पर्सन, जिसको अपन वैल्यूअर बोलते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं, यानी आप वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकते हैं एंड उसके द्वारा फिक्स्ड की गई वैल्यू को फाइनल वैल्यू माना जाएगा, जिसके ऊपर आप एग्रीमेंट टू सेल को कंटिन्यू करेंगे. इफ द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी बट the third party fails to fix the price, then the contract becomes void. However, if the goods are already delivered and used by the buyer, he must pay a reasonable price, जो अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, even though the third party didn't fix it. Example, if A agrees to sell land to B at a price to be fixed by valuer, the valuer fails to decide the price, the contract becomes void. But if B already started using the land, he must pay a reasonable price. Although land यहाँ पर immovable property का example दे रखा है, आप movable के केस में भी ले सकते हैं. कार हो गया या कोई भी और चीज, क्रॉप्स हो गया, उस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आपने यूज करना चालू कर दिया उस कमोडिटी को, या कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ, आपने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, उस पर्टिकुलर केस में या तो वैल्यूअर ने जो वैल्यू निकाली वो आपको पे करनी पड़ेगी, एंड अगर वैल्यूअर नहीं वैल्यू फिक्स नहीं कर पा रहा तो जो रीजनेबल प्राइस है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा. तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है फर्स्ट, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसके अंदर अपन को बेसिक प्रोविजंस बताए गए एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर किया गया, जिसके अंदर वापस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने लिए रहेगी दैट इज योर टाइप्स ऑफ गुड्स. टाइप्स ऑफ गुड अगर अपन को समझ में नहीं आया तो आगे के टॉपिक्स में अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. टाइप्स ऑफ गुड्स अपन को अच्छे से समझना है एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी अपन को हमेशा दिमाग में रखनी है. तो ये होता है यहां पर अपना इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पर अपन चालू करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड चैप्टर, जो अपन कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज अगेन टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ डिलीवरी. आपको हमेशा याद रखना है पूरे के पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.